चैप्टर 12 फोर्ड की ओर उड़ान। जब फ्रोडो को होश आया तो वह अभी भी अंगूठी को जोर से पकड़े हुए था। वह आग के पास लेटा हुआ था जो अब बहुत जल रही थी। उसके 3 साथी उसके ऊपर झुके हुए थे। क्या हुआ? पीला राजा कहाँ है? उसने पागलों की तरह पूछा। वे उसे बोलते हुए सुनने में इतने खुश थे कि कुछ देर तक जवाब नहीं दे पाए, न ही वे उसके सवाल को समझ पाए। आखिरकार उसने सैम से यह जान लिया कि उन्होंने अपनी ओर आती हुई अस्पष्ट छायादार आकृतियों के अलावा कुछ नहीं देखा था। अचानक सैम को ये देखकर बहुत डर लगा कि उसका मालिक गायब हो गया है, और उसी क्षण एक काली छाया उसके पास से गुजरी और वह गिर गया। उसने फ्रोडो की आवाज़ सुनी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दूर से या धरती के नीचे से आ रही है, जो अजीब अजीब शब्द चिल्ला रही है। उन्होंने और कुछ नहीं देखा जब तक कि वे फ्रोडो के शरीर पर ठोकर नहीं खा गए, जो मृत अवस्था में घास पर पड़ा था। उसकी तलवार उसके नीचे थी। स्ट्राइडर ने उन्हें उसे उठाकर आग के पास रखने का आदेश दिया और फिर वह गायब हो गया। अब काफी समय हो गया था। सैम को स्पष्ट रूप से स्ट्राइडर के बारे में फिर से संदेह होने लगा था, लेकिन जब वे बात कर रहे थे तो वह अचानक छाया से बाहर निकलकर वापस आ गया। वे चौंक गए और सैम ने अपनी तलवार खींची और फ्रोडो के ऊपर खड़ा हो गया, लेकिन स्ट्राइडर तेजी से उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। सैम, मैं ब्लैक राइडर नहीं हूँ, उसने धीरे से कहा। नहीं, मैं उनके साथ गठबंधन में हूँ। मैं उनकी गतिविधियों के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वे क्यों चले गए और फिर से हमला क्यों नहीं किया, लेकिन कहीं भी उनकी मौजूदगी का कोई एहसास नहीं है। जब उसने सुना कि फ्रोडो क्या कह रहा था तो वह चिंता से भर गया और अपना सिर हिलाया और आह भरी। फिर उसने पिप्पिन और मेरी को आदेश दिया कि वे अपनी छोटी केतली में जितना हो सके उतना पानी गर्म करें और उससे घाव को धोएं। आग को अच्छी तरह से जलाए रखें और फ्रोडो को गर्म रखें, उसने कहा। फिर वह उठा और चला गया और सैम को अपने पास बुलाया। मुझे लगता है कि अब मैं चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ गया हूँ, उसने धीमी आवाज़ में कहा। ऐसा लगता है कि दुश्मन के केवल 5 ही थे। वे सभी यहाँ क्यों नहीं थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें प्रतिरोध की उम्मीद थी। वे फिलहाल पीछे हट गए हैं, लेकिन मुझे डर है कि वे ज़्यादा दूर नहीं हैं। अगर हम भाग नहीं पाए तो वे किसी और रात फिर आएंगे। वे केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका उद्देश्य लगभग पूरा हो चुका है और रिंग अब और आगे नहीं उड़ सकती। मुझे डर है, सैम, कि वे मानते हैं कि आपके स्वामी के पास एक घातक घाव है जो उन्हें उनकी इच्छा के अधीन कर देगा। हम देखेंगे। सैम की आंखों में आंसू आ गए। निराश मत हो, स्ट्राइडर ने कहा। अब आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। आपका फ्रोडो मेरे अनुमान से कहीं अधिक कठोर पदार्थ से बना है, हालांकि गैंडाल्फ ने संकेत दिया था कि यह ऐसा साबित हो सकता है। वह मारा नहीं गया है और मुझे लगता है कि वह अपने दुश्मनों की अपेक्षा से अधिक समय तक घाव की बुरी शक्ति का विरोध करेगा। मैं उसकी मदद करने और उसे ठीक करने के लिए सब कुछ करूंगा। जब तक मैं दूर हूँ, उसकी अच्छी तरह से रक्षा करना। वह जल्दी से चला गया और फिर से अंधेरे में गायब हो गया। फ्रोडो झपकी ले रहा था, हालांकि उसके घाव का दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा था और एक जानलेवा ठंड उसके कंधे से लेकर उसके हाथ और बाजू तक फैल रही थी। उसके दोस्त उसकी देखभाल कर रहे थे, उसे गर्माहट दे रहे थे और उसके घाव को धो रहे थे। रात धीरे धीरे और थकान से गुजर रही थी। आसमान में भोर हो रही थी और घाटी धूसर रोशनी से भर रही थी जब स्ट्राइडर आखिरकार वापस लौटा। देखो, वह चिल्लाया और झुककर उसने जमीन से एक काला लबादा उठाया जो अंधेरे में छिपा हुआ था। निचले किनारे से 1 फुट ऊपर एक कट था। ये फ्रोडो की तलवार का वार था, उसने कहा। मुझे डर है कि इसने उसके दुश्मन को केवल यही चोट पहुंचाई है, क्योंकि यह सुरक्षित है, लेकिन सभी ब्लेड नष्ट हो जाते हैं जो उस भयानक राजा को छेदते हैं। उसके लिए एल्बेरेथ का नाम अधिक घातक था, और फ्रोडो के लिए यह और भी घातक था। वो फिर झुका और एक लंबा पतला चाकू उठाया। उसमें एक ठंडी चमक थी।
जैसे ही स्ट्राइडर ने उसे उठाया, उन्होंने देखा कि अंत के पास उसका किनारा कटा हुआ था और नोक टूट गई थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे बढ़ती रोशनी में उठाया, वे आश्चर्य में देखने लगे, क्योंकि ब्लेड पिघल गया था और हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। स्ट्राइडर के हाथ में केवल मूठ रह गई। हाय! वह चिल्लाया। यह शापित चाकू था जिसने घाव दिया। अब बहुत कम लोगों के पास ऐसे बुरे हथियारों की बराबरी करने का कौशल है, लेकिन मैं वह करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। वह जमीन पर बैठ गया और खंजर की मूठ को अपने घुटनों पर रख लिया और उस पर एक अजीब सी भाषा में एक धीमा गाना गाया। फिर उसे एक तरफ रखकर वह फ्रोडो की ओर मुड़ा और एक नर्म लहजे में ऐसे शब्द बोले जिन्हें दूसरे नहीं समझ पाए। अपनी बैट की थैली से उसने एक पौधे की लंबी पत्तियां निकाली। उसने कहा, ये पत्ते मैं खोजने के लिए बहुत दूर तक चला आया हूँ, क्योंकि यह पौधा नंगी पहाड़ियों में नहीं उगता, बल्कि सड़क के दक्षिण में दूर झाड़ियों में इसकी पत्तियों की खुशबू से मैंने इसे अंधेरे में पाया। उसने अपनी उंगलियों में एक पत्ता कुचला और इसने एक मीठी और तीखी खुशबू दी। ये सौभाग्य की बात है कि मैं इसे पा सका, क्योंकि यह एक औषधीय पौधा है जिसे पश्चिम के लोग मध्य पृथ्वी पर लाए थे। उन्होंने इसका नाम एथेलस रखा और यह अब विरल रूप से उगता है और केवल उन स्थानों के पास जहां वे रहते थे या पुराने समय में डेरा डालते थे, और यह उत्तर में उन लोगों को छोड़कर किसी को भी ज्ञात नहीं है जो जंगल में भटकते हैं। इसके बहुत से गुण हैं, लेकिन इस तरह के घाव पर इसकी उपचार शक्ति कम हो सकती है। उसने पत्तियों को उबलते पानी में डाला और फ्रोडो के कंधे को धोया। भाप की खुशबू ताजगी देने वाली थी और जो लोग चोटिल नहीं थे, उन्हें लगा कि उनका दिमाग शांत और साफ हो गया है। जड़ी बूटी का घाव पर भी कुछ असर था, क्योंकि फ्रोडो को दर्द महसूस हुआ और साथ ही उसके बाजू में जमी हुई ठंड का एहसास भी कम हुआ, लेकिन उसकी बाह में जान नहीं लौटी और वह अपना हाथ न तो उठा सका और न ही इस्तेमाल कर सका। उसे अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ और उसने अपनी इच्छाशक्ति की कमजोरी के लिए खुद को फटकारा, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि अंगूठी पहनकर उसने अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने दुश्मनों की आज्ञाकारी इच्छा का पालन किया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह जीवन भर के लिए अपंग हो जाएगा और अब वे अपनी यात्रा कैसे जारी रख पाएंगे। वह खड़ा होने के लिए बहुत कमजोर हो गया। बाकी लोग इसी सवाल पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने जल्दी से जल्दी वेदरटॉप छोड़ने का फैसला किया। स्ट्राइडर ने कहा, मुझे लगता है कि दुश्मन कुछ दिनों से इस जगह पर नजर रखे हुए है। अगर गैंडाल्फ कभी यहाँ आया भी है, तो उसे भागने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा और वह वापस नहीं आएगा। किसी भी मामले में हम कल रात के हमले के बाद से अंधेरे के बाद यहाँ बहुत खतरे में हैं, और हम जहाँ भी जाएंगे हमें शायद ही इससे बड़ा खतरा मिले। जैसे ही दिन का उजाला हुआ, उन्होंने जल्दी से कुछ खाना मंगवाया और सामान पैक किया। फ्रोडो के लिए चलना असंभव था, इसलिए उन्होंने अपना सामान उन चारों में बांट दिया और फ्रोडो को टट्टू पर बिठा दिया। पिछले कुछ दिनों में बेचारे जानवर में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ था। वह पहले से ही मोटा और मजबूत लग रहा था और अपने नए मालिकों, खासकर सैम के लिए स्नेह दिखाना शुरू कर दिया था। बिल फिनी के साथ व्यवहार बहुत कठिन रहा होगा, तभी जंगल में यात्रा उसके पिछले जीवन से इतनी बेहतर लग रही थी। वे दक्षिण दिशा में चल पड़े। इसका मतलब था सड़क पार करना, लेकिन यह अधिक जंगली इलाके में जाने का सबसे तेज रास्ता था और उन्हें ईंधन की जरूरत थी, क्योंकि स्ट्राइडर ने कहा कि फ्रोडो को गर्म रखना चाहिए, खासकर रात में, जबकि आग उन सभी के लिए कुछ हद तक सुरक्षा होगी। ये भी उसकी योजना थी कि सड़क के एक और बड़े लूप को काटकर उनकी यात्रा को छोटा किया जाए। वेदरटॉप से आगे पूर्व में इसने अपना रास्ता बदल दिया और उत्तर की ओर एक चौड़ा मोड़ ले लिया। वे धीरे धीरे और सावधानी से पहाड़ी की दक्षिण पश्चिमी ढलानों के चारों ओर चले गए और थोड़ी देर में सड़क के किनारे पहुंच गए। घुड़सवारों का कोई निशान नहीं था, लेकिन जब वे जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे, तब उन्होंने दूर से दो चीखें सुनी। एक ठंडी आवाज पुकार रही थी और एक ठंडी आवाज जवाब दे रही थी। कांपते हुए वे आगे बढ़े और आगे की झाड़ियों की ओर बढ़ गए। उनके सामने की भूमि दक्षिण की ओर ढलान वाली थी, लेकिन वह जंगली और पथहीन थी।
झाड़ियां और छोटे पेड़ घने धब्बों में उगे हुए थे और बीच बीच में बंजर जगहें थीं। घास कम, खुरदरी और धूसर थी और झाड़ियों में पत्तियां मुरझा कर गिर रही थीं। यह एक उदास भूमि थी और उनकी यात्रा धीमी और उदास थी। वे चलते हुए कम बोलते थे। फ्रोडो का दिल दुखी था जब उसने उन्हें अपने साथ सिर झुकाए चलते देखा और उनकी पीठें बोझ के नीचे झुकी हुई थीं। यहाँ तक कि स्ट्राइडर भी थका हुआ और भारी मन वाला लग रहा था। पहले दिन का मार्च खत्म होने से पहले ही फ्रोडो का दर्द फिर से बढ़ने लगा, लेकिन उसने लंबे समय तक इसके बारे में बात नहीं की। 4 दिन बीत गए, जमीन या दृश्य में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, सिवाय इसके कि उनके पीछे वेदरटॉप धीरे धीरे गायब हो गया, डूब गया और उनके सामने दूर के पहाड़ थोड़े और करीब आ गए। फिर भी उस दूर की चीख के बाद से उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं देखा और सुना था कि दुश्मन ने उनकी उड़ान को देखा था या उनका पीछा किया था। वे अंधेरे घंटों से डरते थे और रात में जोड़े में पहरा देते थे, किसी भी समय धूसर रात में काले आकार को देखने की उम्मीद करते थे, बादलों से ढके चांद की धुंधली रोशनी में, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं देखा और मुरझाए हुए पत्तों और घास की आह के अलावा कोई आवाज नहीं सुनी। एक बार भी उन्हें वर्तमान बुराई का एहसास नहीं हुआ जो घाटी में हमले से पहले उन पर हमला कर चुकी थी। यह उम्मीद करना बहुत ज्यादा लग रहा था कि राइडर्स पहले ही अपना रास्ता फिर से खो चुके थे। शायद वे किसी संकरी जगह पर घात लगाने का इंतजार कर रहे थे। 5वें दिन के अंत में, जिस चौड़ी उथली घाटी में वे उतरे थे, वहां से जमीन धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। स्ट्राइडर ने फिर से अपना रास्ता उत्तर पूर्व की ओर मोड़ लिया और 6ठे दिन वे एक लंबी धीमी चढ़ाई वाली ढलान के शीर्ष पर पहुंच गए और आगे दूर तक जंगल की पहाड़ियों का एक समूह देखा। उनके नीचे दूर वे पहाड़ियों के पैरों के चारों ओर सड़क को देख सकते थे और उनके दाईं ओर एक धूसर नदी पतली धूप में पीली चमक रही थी। दूरी पर उन्होंने एक और नदी को देखा जो धुंध में आधी ढकी हुई पथरीली घाटी में थी। मुझे डर है कि हमें कुछ समय के लिए यहाँ से वापस सड़क पर जाना होगा, स्ट्राइडर ने कहा। हम अब हुरवेल नदी पर आ गए हैं, जिसे एल्वेस मिथेथेल कहते हैं। यह एटनमूर से निकलती है, रिवेंडेल के उत्तर में ट्रोल फेल्स और दक्षिण में लाउडवाटर से मिलती है। कुछ लोग इसे उसके बाद ग्राफलेड कहते हैं। समुद्र में मिलने से पहले यह एक बहुत बड़ा पानी है। एटनमूर में इसके स्रोतों के नीचे इसे पार करने का कोई रास्ता नहीं है, सिवाय लास्ट के। वह पुल जिस पर सड़क गुजरती है। वह दूसरी नदी कौन सी है जो हम दूर से देख सकते हैं? मैरी ने पूछा। वह लाउडवाटर है, रिवेंडेल का ब्रुइनन, स्ट्राइडर ने उत्तर दिया। पुल से लेकर ब्रुइनन के फोर्ड तक कई मील तक सड़क पहाड़ियों के किनारे से होकर जाती है। लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं सोचा है कि हम उस पानी को कैसे पार करेंगे। एक बार में एक नदी। हम वाकई भाग्यशाली होंगे अगर हमें आखिरी पुल नहीं मिला जो हमारे रास्ते में आ गया। अगले दिन सुबह सुबह वे फिर से सड़क की सीमा पर आ गए। सैम और स्ट्राइडर आगे बढ़े, लेकिन उन्हें किसी यात्री या सवार का कोई निशान नहीं मिला। यहाँ पहाड़ियों की छाया में थोड़ी बारिश हुई थी। स्ट्राइडर ने अनुमान लगाया कि बारिश 2 दिन पहले हुई थी और सभी पैरों के निशान बह गए थे। जहां तक वह देख सकता था, तब से कोई घुड़सवार नहीं गुजरा था। वे पूरी गति से आगे बढ़े और 1-2 मील चलने के बाद उन्हें आगे एक छोटी सी खड़ी ढलान के नीचे आखिरी पुल दिखाई दिया। उन्हें वहां काली आकृतियां प्रतीक्षा करती हुई देखकर डर लगा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। स्ट्राइडर ने उन्हें सड़क के किनारे एक झाड़ी में छिपने के लिए कहा, जबकि वह आगे जाकर तलाश करने लगा। कुछ ही देर में वह जल्दी से वापस आ गया। मुझे दुश्मन का कोई निशान नहीं दिख रहा है, उसने कहा, और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन मुझे कुछ बहुत ही अजीब चीज मिली है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक पीला हरा रत्न दिखाया। मैंने इसे पुल के बीच में कीचड़ में पाया, उसने कहा। यह एक बेरिल है, एक एल्फ स्टोन। ये वहां रखा गया था या संयोग से गिर गया, मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह मेरे लिए आशा की किरण है। मैं इसे एक संकेत के रूप में लूंगा कि हम पुल पार कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे मैं किसी स्पष्ट संकेत के बिना सड़क पर नहीं जा सकता। वे तुरंत फिर आगे बढ़ गए।
वे सुरक्षित रूप से पुल पार कर गए। उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी, सिवाय पानी के जो उसके 3 बड़े मेहराबों से टकरा रहा था। 1 मील आगे वे एक संकरी घाटी में पहुंचे जो सड़क के बाईं ओर खड़ी भूमि से उत्तर की ओर जाती थी। यहाँ स्ट्राइडर ने एक तरफ रुख किया और जल्द ही वे उदास पहाड़ियों के पैरों के बीच घुमावदार काले पेड़ों के एक उदास देश में खो गए। हॉबिट्स उदास भूमि और खतरनाक सड़क को पीछे छोड़कर खुश थे, लेकिन यह नया देश उन्हें खतरनाक और अमित्र लग रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके आसपास की पहाड़ियां लगातार ऊपर उठती गईं। यहाँ वहाँ ऊंचाइयों और चोटियों पर उन्हें पत्थर की प्राचीन दीवारें और टावरों के खंडहर दिखाई दिए। वे एक अशुभ नजर आ रहे थे। फ्रोडो, जो चल नहीं रहा था, ने देखा कि वह एक बार फिर से अपने घर लौट आया है। आगे देखने और सोचने का समय आ गया है। उसे बिल्बो द्वारा अपनी यात्रा और रोड के उत्तर में पहाड़ियों पर बने खतरनाक टावरों के बारे में बताया गया था, जो ट्रोल के जंगल के पास के देश में था, जहां उसका पहला गंभीर रोमांच हुआ था। फ्रोडो ने अनुमान लगाया कि वे अब एक ही क्षेत्र में थे, और आश्चर्य हुआ कि क्या संयोग से वे उस स्थान के पास से गुजरेंगे। इस देश में कौन रहता है? उसने पूछा। और इन टावरों का निर्माण किसने किया? क्या ये ट्रोल देश है? नहीं, स्ट्राइडर ने कहा। ट्रोल निर्माण नहीं करते। इस भूमि पर कोई नहीं रहता। सदियों पहले यहाँ लोग रहा करते थे, लेकिन अब कोई नहीं बचा है। किंवदंतियां बताती हैं कि वे एक दुष्ट लोग बन गए थे, क्योंकि वे अंगमार की छाया में आ गए थे। लेकिन उत्तरी राज्य के अंत तक पहुंचे युद्ध में सभी नष्ट हो गए। लेकिन अब इतना समय बीत चुका है कि पहाड़ियां उन्हें भूल चुकी हैं, हालांकि उनकी छाया अभी भी जमीन पर है। तुमने ऐसी कहानियां कहाँ से सीखी, अगर सारी धरती खाली और भुलक्कड़ है? पेरेग्रीन ने पूछा। पक्षी और जानवर उस बेटे की कहानियां नहीं बताते, स्ट्राइडर ने कहा। अलेंडल के वारिस बीती हुई सारी बातें नहीं भूलते, और रिवेंडेल में ऐसी बहुत सी बातें याद हैं जिन्हें मैं बता नहीं सकता। फ्रोडो ने कहा, क्या तुम रिवेंडेल में कई बार गए हो? स्ट्राइडर ने कहा, मैं गया हूँ। मैं एक बार वहाँ रहा था, और अब भी जब भी मौका मिलता है, मैं वहाँ आता हूँ। मेरा हृदय वहीं है, लेकिन मेरे भाग्य में यह नहीं है कि मैं शांति से बैठ सकूं, यहाँ तक कि एलरोंड के सुंदर घर में भी। अब पहाड़ियाँ उन्हें घेरने लगीं। पीछे की सड़क ब्रुइन नदी की ओर जाती रही, लेकिन दोनों अब नजरों से ओझल हो गई थीं। यात्री एक लंबी घाटी में पहुंच गए, सनकरी, गहरी कटी हुई, अंधेरी और खामोश। पुरानी और मुड़ी हुई जड़ों वाले पेड़ चट्टानों पर लटके हुए थे, और पीछे देवदार के पेड़ों की ढलानों पर ढेर हो गए थे। हॉबिट बहुत थक गए थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें गिरे हुए पेड़ों और टूटी हुई चट्टानों से घिरे एक पथहीन देश से अपना रास्ता चुनना था। जब तक वे कर सकते थे, उन्होंने फ्रोडो की खातिर चढ़ाई करने से परहेज किया, और क्योंकि संकरी घाटियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना वास्तव में मुश्किल था। वे इस देश में 2 दिन रहे थे जब मौसम गीला हो गया। हवा पश्चिम से लगातार बहने लगी और दूर के समुद्र का पानी पहाड़ियों की काली चोटियों पर बरसने लगा। रात होने तक वे सभी भीग गए और उनका शिविर उदास हो गया, क्योंकि उन्हें जलाने के लिए कोई आग नहीं मिल रही थी। अगले दिन पहाड़ियां और भी ऊंची और खड़ी हो गईं और उन्हें अपने घर से उत्तर की ओर मुड़ना पड़ा। स्ट्राइडर को चिंता होने लगी थी। वे वेदरटॉप से लगभग 10 दिन दूर थे, और उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा था। बारिश जारी रही। उस रात उन्होंने एक पत्थर की दीवार के पीछे एक पत्थर की शेल्फ पर डेरा डाला, जिसमें एक उथली गुफा थी, जो चट्टान में एक छोटा सा स्कूप था। फ्रोडो बेचैन था। ठंड और नमी ने उसके घाव को पहले से कहीं ज्यादा दर्दनाक बना दिया था, और जानलेवा ठंड के दर्द और एहसास ने सारी नींद छीन ली थी। वो करवटें बदलता रहा और रात की चुपके से आने वाली आवाज़ों को डरकर सुनता रहा। चट्टान के टुकड़ों में हवा, पानी की बूंदें, एक दरार, ढीले पत्थर का अचानक खड़खड़ाना। उसे लगा कि काली आकृतियां उसका गला घोंटने के लिए आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जब वो उठा तो उसने स्ट्राइडर की पीठ के अलावा कुछ नहीं देखा, जो झुककर बैठा था, अपनी पाइप पी रहा था और देख रहा था। वो फिर से लेट गया और एक बेचैन सपने में चला गया, जिसमें वह शायर में अपने बगीचे में घास पर चल रहा था,
लेकिन ये धुंधला और धुंधला लग रहा था, जो कि बाढ़ के ऊपर खड़ी लंबी काली छायाओं से भी कम स्पष्ट था। सुबह जब वह उठा तो उसने पाया कि बारिश रुक गई है। बादल अभी भी घने थे, लेकिन वे टूट रहे थे और उनके बीच नीली पट्टियां दिखाई दे रही थीं। हवा फिर से बदल रही थी। वे जल्दी शुरू नहीं हुए। अपने ठंडे और आरामदायक नाश्ते के तुरंत बाद स्ट्राइडर अकेले चला गया। उसने दूसरों को चट्टान की आड़ में रहने के लिए कहा, जब तक कि वह वापस न आ जाए। वह ऊपर चढ़ने वाला था, अगर वह कर सकता था, और जमीन की स्थिति को देखने जा रहा था। जब वह वापस लौटा तो वह आश्वस्त करने वाला नहीं था। हम उत्तर की ओर बहुत दूर आ गए हैं, उसने कहा, और हमें फिर से दक्षिण की ओर लौटने का कोई रास्ता खोजना होगा। अगर हम वैसे ही चलते रहे जैसे हम चल रहे हैं तो हम रिवेंडेल के उत्तर में बहुत दूर एटेंडेल्स में पहुंच जाएंगे। वह ट्रोल कंट्री है और मुझे उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। हम शायद अपना रास्ता खोजकर उत्तर से रिवेंडेल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता है और हमारा खाना भी नहीं बचेगा। इसलिए किसी न किसी तरह हमें ब्रुइनन के फोर्ड को ढूंढना ही होगा। उस दिन का बाकी समय उन्होंने पथरीली जमीन पर रेंगते हुए बिताया। उन्हें दो पहाड़ियों के बीच एक रास्ता मिला जो उन्हें दक्षिण पूर्व दिशा में एक घाटी में ले गया, जिस दिशा में वे जाना चाहते थे, लेकिन दिन के अंत में उन्होंने पाया कि उनका रास्ता फिर से ऊंची जमीन की एक पहाड़ी से अवरुद्ध हो गया था। आकाश के सामने उसका काला किनारा एक कुंदारी के दांतों की तरह कई नंगे बिंदुओं में टूट गया था। उनके पास वापस जाने या उस पर चढ़ने के बीच एक विकल्प था। उन्होंने चढ़ाई करने का फैसला किया, लेकिन ये बहुत मुश्किल साबित हुआ। कुछ ही समय में फ्रोडो को घोड़े से उतरना पड़ा और पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। फिर भी वे आगे बढ़ गए, अक्सर अपने टट्टू को ऊपर ले जाने या वास्तव में खुद के लिए रास्ता खोजने की निराशा में वे बोझिल थे। प्रकाश लगभग चला गया था और वे सभी थक गए थे जब वे आखिरकार शीर्ष पर पहुंचे। वे दो उच्च बिंदुओं के बीच एक संकीर्ण काठी पर चढ़ गए थे और जमीन फिर से थोड़ी दूर आगे खड़ी हो गई थी। फ्रोडो ने खुद को नीचे फेंक दिया और जमीन पर कांपते हुए लेट गया। उसका बायां हाथ बेजान था और उसके बाजू और कंधे पर ऐसा लग रहा था जैसे बर्फीले पंजे उन पर रखे गए हों। उसके आसपास के पेड़ और चट्टानें छायादार और धुंधली लग रही थीं। हम और आगे नहीं जा सकते, मैरी ने स्ट्राइडर से कहा। मुझे डर है कि फ्रोडो के लिए यह बहुत ज्यादा हो गया है। मैं उसके बारे में बहुत चिंतित हूँ। हमें क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर हम कभी रिवेंडेल पहुंच गए तो वे उसे ठीक कर पाएंगे? हम देखेंगे, स्ट्राइडर ने उत्तर दिया। जंगल में मैं और कुछ नहीं कर सकता, और मुख्यतः उसके घाव के कारण ही मैं आगे बढ़ने के लिए इतना उत्सुक हूँ। लेकिन मैं सहमत हूँ कि हम आज रात आगे नहीं जा सकते। मेरे मालिक को क्या हुआ है? सैम ने धीमी आवाज में पूछा, स्ट्राइडर की ओर आकर्षक नजरों से देखते हुए। उसका घाव छोटा था और वह पहले से ही बंद था। उसके कंधे पर एक ठंडा सफेद निशान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फ्रोडो को दुश्मन के हथियारों ने छू लिया है, स्ट्राइडर ने कहा, और वहां कुछ जहर या बुराई काम कर रही है जिसे बाहर निकालना मेरे कौशल से परे है। लेकिन उम्मीद मत छोड़ो, सैम। रात ऊंची पहाड़ी पर ठंडी थी। उन्होंने एक पुराने देवदार की जड़ों के नीचे एक छोटी सी आग जलाई, जो एक उथले गड्ढे के ऊपर लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी पत्थर का खनन किया गया हो। वे एक साथ बैठे थे। दर्रे से ठंडी हवा बह रही थी और उन्होंने नीचे पेड़ों की चोटियों को कराहते और आहें भरते सुना। फ्रोडो आधे सपने में लेटा हुआ था, कल्पना कर रहा था कि उसके ऊपर अंतहीन कालेपन उड़ रहे थे और पंखों पर सवार होकर पीछा करने वाले लोग पहाड़ियों की सभी खोहों में उसका पीछा कर रहे थे। सुबह उज्ज्वल और साफ थी, हवा साफ थी और बारिश से धुले आसमान में रोशनी हल्की और साफ थी। उनके दिलों में उत्साह था, लेकिन वे अपने ठंडे कठोर अंगों को गर्म करने के लिए सूरज की रोशनी की लालसा कर रहे थे। जैसे ही उजाला हुआ, स्ट्राइडर ने मेरी को अपने साथ लिया और दर्रे के पूर्व की ओर ऊंचाई से देश का सर्वेक्षण करने चला गया। जब वो और अधिक आरामदायक समाचार लेकर लौटा तो सूरज उग चुका था और चमक रहा था।
वे अब कमोबेश सही दिशा में जा रहे थे। यदि वे आगे बढ़ते रिज के आगे की ओर, तो उनके बाईं ओर पहाड़ होंगे। कुछ दूर आगे स्ट्राइडर ने फिर से लाउडवाटर की एक झलक देखी थी और वह जानता था कि हालांकि यह उससे छिपा हुआ था, उन्होंने देखा कि फोर्ड की ओर जाने वाली सड़क नदी से ज्यादा दूर नहीं थी और नदी के सबसे नजदीक थी। हमें फिर से सड़क पर जाना होगा, उन्होंने कहा। हम इन पहाड़ियों के बीच से रास्ता खोजने की उम्मीद नहीं कर सकते। चाहे जो भी खतरा हो, सड़क ही फोर्ड तक जाने का हमारा एकमात्र रास्ता है। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, वे फिर से चल पड़े। वे धीरे धीरे रिज के दक्षिणी किनारे से नीचे उतरे, लेकिन रास्ता उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा आसान था, क्योंकि इस तरफ ढलान बहुत कम खड़ी थी और कुछ ही समय में फ्रोडो फिर से सवारी करने में सक्षम हो गया। बिल फर्नी के बेचारे बूढ़े टट्टू में रास्ता चुनने और अपने सवार को यथासंभव झटकों से बचाने की अप्रत्याशित प्रतिभा विकसित हो रही थी। पार्टी का उत्साह फिर से बढ़ गया। सुबह की रोशनी में फ्रोडो को भी बेहतर महसूस हुआ, लेकिन बीच बीच में धुंध उसकी दृष्टि को अस्पष्ट कर देती थी और वह अपनी आंखों पर हाथ फेरता था। पिप्पिन बाकी लोगों से थोड़ा आगे था। अचानक उसने मुड़कर उन्हें आवाज दी। यहाँ एक रास्ता है, वह चिल्लाया। जब वे उसके पास आए तो उन्होंने देखा कि उसने कोई गलती नहीं की थी। वहाँ स्पष्ट रूप से एक पथ की शुरुआत थी, जो नीचे के जंगल से कई घुमावदार रास्तों से ऊपर चढ़ता था और पीछे पहाड़ी की चोटी पर लुप्त हो जाता था। कुछ स्थानों पर यह अब फीका और ऊंचा हो गया था या गिरे हुए पत्थरों और पेड़ों से भरा हुआ था, लेकिन एक समय में ऐसा लगता था कि इसका बहुत उपयोग किया जाता था। यह मजबूत भुजाओं और भारी पैरों द्वारा बनाया गया पथ था। यहाँ वहाँ पुराने पेड़ों को काट दिया गया था या तोड़ दिया गया था, और रास्ता बनाने के लिए बड़ी चट्टानों को काट दिया गया था या हटा दिया गया था। वे कुछ देर तक उस रास्ते पर चलते रहे, क्योंकि यह रास्ता नीचे उतरने का सबसे आसान रास्ता था, लेकिन वे सावधानी से चल रहे थे और जैसे जैसे वे अंधेरे जंगल में पहुंचते गए, उनकी चिंता बढ़ती गई और रास्ता साफ और चौड़ा होता गया। अचानक देवदार के पेड़ों की एक पट्टी से निकलकर यह ढलान से नीचे की ओर तेजी से चला और पहाड़ी के एक चट्टानी कंधे के कोने से बाईं ओर तेजी से मुड़ गया। जब वे कोने पर पहुंचे तो उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि रास्ता पेड़ों से लदी एक छोटी चट्टान के नीचे एक समतल पट्टी पर चल रहा था। पत्थर की दीवार में एक बड़ा कांटा लगा हुआ एक दरवाजा टेढ़ा मेढ़ा लटका हुआ था। दरवाजे के बाहर वे सब रुक गए। पीछे एक गुफा या चट्टान कक्ष था, लेकिन अंदर के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। स्ट्राइडर, सैम और मेरी ने पूरी ताकत से धक्का देकर दरवाज़ा थोड़ा और चौड़ा करने में कामयाब रहे और फिर स्ट्राइडर और मेरी अंदर चले गए। वे ज्यादा दूर नहीं गए, क्योंकि फर्श पर कई पुरानी हड्डियां पड़ी थीं और प्रवेश द्वार के पास कुछ बड़े खाली जार और टूटे बर्तनों के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। निश्चित रूप से यह एक ट्रोल होल है, अगर कभी कोई था। पिप्पिन ने कहा, तुम दोनों बाहर आओ और हम भाग चलें। अब हम जानते हैं कि रास्ता किसने बनाया था और हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्राइडर ने कहा। ये निश्चित रूप से एक ट्रोल होल है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे बहुत पहले ही छोड़ दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि हमें डरने की ज़रूरत है, लेकिन हमें सावधानी से नीचे जाना चाहिए और हम देखेंगे। रास्ता फिर से दरवाजे से आगे बढ़ा और फिर से दाईं ओर मुड़ते हुए समतल जगह को पार करते हुए घने जंगल की ढलान पर उतर गया। पिप्पिन स्ट्राइडर को ये दिखाना नहीं चाहता था कि वह अभी भी डरा हुआ है, इसलिए वह मेरी के साथ आगे बढ़ गया। सैम और स्ट्राइडर पीछे पीछे आ गए, फ्रोडो के टट्टू के दोनों तरफ एक एक, क्योंकि रास्ता अब इतना चौड़ा हो गया था कि 4 या 5 हॉबिट एक साथ चल सकते थे। लेकिन वे बहुत दूर नहीं गए थे कि पिप्पिन वापस दौड़ता हुआ आया, उसके पीछे मेरी भी थी। वे दोनों डरे हुए लग रहे थे। वहाँ ट्रॉल्स हैं, पिप्पिन ने हौंफते हुए कहा, जंगल के एक खुले मैदान में, जो बहुत दूर नहीं है। हमने पेड़ों के तने के बीच से उन्हें देखा। वे बहुत बड़े हैं। स्ट्राइडर ने एक छड़ी उठाते हुए कहा, हम आकर उन्हें देखेंगे। फ्रोडो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सैम डरा हुआ लग रहा था। सूरज अब ऊंचा हो चुका था
और पेड़ों की आधी अधूरी शाखाओं के बीच से चमक रहा था और खुले मैदान को रोशनी के चमकीले धब्बों से जगमगा रहा था। वे अचानक किनारे पर रुक गए और अपनी सांस रोककर पेड़ों के तने के बीच से झांकने लगे। वहां ट्रोल खड़े थे, 3 बड़े ट्रोल। एक झुका हुआ था और बाकी 2 उसे घूर रहे थे। स्ट्राइडा बेफिक्र होकर आगे बढ़ा। उसने कहा, उठो बूढ़े पत्थर, और झुकी हुई ट्रॉली पर अपनी छड़ी मारी। कुछ नहीं हुआ। हॉबिट्स ने आश्चर्य से सांस ली और फिर फ्रोडो भी हंस पड़ा। अच्छा, उसने कहा, हम अपने परिवार के इतिहास को भूल रहे हैं। ये वही 3 लोग होंगे जिन्हें गैंडाल्फ ने पकड़ा था, 13 बॉनो और एक हॉबिट को पकाने के सही तरीके पर झगड़ते हुए। मुझे नहीं पता था कि हम उस जगह के आसपास भी थे। पिप्पिन ने कहा, वह कहानी अच्छी तरह जानता था। बिल्बो और फ्रोडो ने इसे अक्सर बताया था, लेकिन वास्तव में उसने कभी भी इस पर आधे से ज्यादा विश्वास नहीं किया था। अब भी वह पत्थर के ट्रोल्स को संदेह से देखता था, सोचता था कि कहीं कोई जादू उन्हें अचानक से फिर से जीवित न कर दे। स्ट्राइडर ने कहा, तुम न केवल अपने परिवार के इतिहास को भूल रहे हो, बल्कि ट्रोल्स के बारे में जो कुछ भी जानते थे, उसे भी भूल रहे हो। दिन का उजाला है और सूरज चमक रहा है, फिर भी तुम मुझे जीवित ट्रोल्स की कहानी सुनाकर डराने की कोशिश कर रहे हो। हमें इस घास के मैदान में। वैसे भी आपने देखा होगा कि उनमें से एक के कान के पीछे एक पुराने पक्षी का घोंसला है। यह एक जीवित ट्रोल के लिए सबसे असामान्य आभूषण होगा। वे सभी हंस पड़े। फ्रोडो को लगा कि उसकी आत्मा फिर से जाग उठी है। बिल्बो के पहले सफल साहसिक कार्य की याद दिलाना उत्साहवर्धक था। सूरज भी गर्म और आरामदायक था और उसकी आंखों के सामने की धुंध थोड़ी हटती हुई लग रही थी। उन्होंने कुछ समय के लिए घास के मैदान में आराम किया और ट्रोल्स के बड़े पैरों की छाया में अपना दोपहर का भोजन किया। क्या कोई हमें थोड़ा सा गाना नहीं सुनाएगा जबकि सूरज ऊपर है? जब उन्होंने गाना समाप्त किया तो मेरी ने कहा, हमने कई दिनों से कोई गाना या कहानी नहीं सुनी है। विदरटॉप के बाद से नहीं, फ्रोडो ने कहा। बाकी लोगों ने उसकी ओर देखा। मेरी चिंता मत करो, उसने कहा, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं गा पाऊंगा। शायद सैम अपनी याददाश्त से कुछ निकाल सके। चलो सैम, मेरी ने कहा, तुम्हारे दिमाग में उससे कहीं ज्यादा चीजें हैं जिसके बारे में तुम बता रहे हो। मुझे इस बारे में नहीं पता, सैम ने कहा, लेकिन ये कैसे सूट करेगा? अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो मैं इसे सही कविता नहीं कहूँगा, ये बस बकवास है। लेकिन यहाँ की पुरानी छवियों ने इसे मेरे दिमाग में ला दिया। खड़े होकर, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए, जैसे कि वह स्कूल में हो, उसने एक पुरानी धुन पर गाना शुरू कर दिया। ट्रोल अपने पत्थर के आसन पर अकेला बैठा था और एक नंगी पुरानी हड्डी को चबाता और बुदबुदाता रहा। कई सालों से वो उसे कुतरता रहा था, क्योंकि मांस मिलना मुश्किल था। हो गया, गम हो गया। एक समय वह पहाड़ियों में अकेला रहता था और मांस मिलना कठिन था। टॉम अपने बड़े जूते पहने हुए आया। उसने ट्रोल से पूछा, कृपया, यह क्या है? क्योंकि यह मेरे चाचा टिम की पिंडली की तरह लग रहा है, मानो कब्रिस्तान में पड़ा हो। टिम को गए इतने साल हो गए हैं और मुझे लगा कि वो कब्रिस्तान में पड़ा होगा। केवियाद, पवेद, मेरे बेटे, ट्रोल ने कहा, ये हड्डी मैंने चुराई है। लेकिन गड्ढे में पड़ी हड्डियां क्या होती हैं? तुम्हारा चाचा शीशे के टुकड़े की तरह मरा हुआ था, इससे पहले कि मैं उसकी पिंडली की हड्डी पाता। टिम की हड्डी, पतली हड्डी। वो एक गरीब बूढ़े ट्रोल के लिए एक हिस्सा छोड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पिंडली की हड्डी की जरूरत नहीं है। टॉम ने कहा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम जैसे लोग बिना कुल्हाड़ी के क्यों आज़ाद हो रहे हैं मेरे पिता के रिश्तेदारों की टांग या पिंडली के साथ, इसलिए पुरानी हड्डी सौंप दो। रोवर, ट्रोवर, भले ही वह मर गया हो, लेकिन यह उसी का है, इसलिए पुरानी हड्डी सौंप दो। कुछ पिन के लिए, ट्रोल मुस्कुराता हुआ कहता है, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा और तुम्हारी पिंडलियां भी कुतरूंगा। थोड़ा सा ताज़ा खाना मीठा लगेगा। मैं अब तुम पर अपने दांत आजमाऊंगा। अब देखो, मैं पुरानी हड्डियों और खालों को कुतरते कुतरते थक गया हूँ। अब मेरा मन तुम पर भोजन करने का है।
लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि उसका भोजन पकड़ा गया है, उसने पाया कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, टॉम पीछे खिसक गया और उसे सबक सिखाने के लिए बूट दिया। उसे चेतावनी दो, उसे धिक्कार है। सीट पर बूट की एक टक्कर, टॉम ने सोचा, उसे सबक सिखाने का तरीका होगा। लेकिन पत्थर से भी ज्यादा कठोर है पहाड़ों में अकेले बैठे ट्रोल का मांस और हड्डियां। पहाड़ की जड़ पर अपना बूट लगाना अच्छा है, क्योंकि ट्रोल की सीट उसे छू नहीं पाती। उसे छीलो, उसे ठीक करो। बूढ़ा ट्रोल हंसा जब उसने टॉम को कराहते हुए सुना, और वह जानता था कि उसके पैर की उंगलियां इसे महसूस कर सकती हैं। टॉम का पैर खेल रहा है जब से वह घर आया है, और उसका बूटलेस पैर हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया है। लेकिन ट्रोल परवाह नहीं करता है, और वह अभी भी वहां है उस हड्डी के साथ जो उसने अपने मालिक से ली थी। दाता चोट। ट्रोल की पुरानी सीट अभी भी वैसी ही है, और वह हड्डी जो उसने अपने मालिक से छीनी थी। खैर, ये हम सबके लिए एक चेतावनी है, मैरी ने हंसते हुए कहा। अच्छा हुआ कि तुमने अपने हाथ के बजाय छड़ी का इस्तेमाल किया, स्ट्राइडर। ये बात तुम्हें कहाँ से मिली, सैम? पिप्पिन ने पूछा। मैंने ये शब्द पहले कभी नहीं सुने थे, सैम ने कुछ अस्पष्ट कहा। बेशक, ये उसके अपने दिमाग से निकला है, फ्रोडो ने कहा। मैं इस यात्रा में सैम गैमजी के बारे में बहुत कुछ सीख रहा हूँ। पहले वह एक षड्यंत्रकारी था, अब वह एक विदूषक है। वह अंततः जादूगर या योद्धा बन जाएगा। मुझे आशा नहीं है, सैम ने कहा। मैं दोनों में से कोई नहीं बनना चाहता। दोपहर में वे जंगल में चले गए। वे शायद उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर गैंडाल्फ, बिल्बो और बॉने कई साल पहले गए थे। कुछ मील चलने के बाद वे सड़क के ऊपर एक ऊंचे किनारे पर पहुंच गए। इस बिंदु पर सड़क अपनी संकरी घाटी में होरवेल को बहुत पीछे छोड़ चुकी थी, और अब पहाड़ियों के पैरों के करीब चिपकी हुई थी, जंगलों और हीथर से ढकी ढलानों के बीच पूर्व की ओर फोर्ड और पहाड़ों की ओर लुढ़कती और घुमावदार थी। किनारे से कुछ दूर नीचे स्ट्राइडर ने घास में एक पत्थर दिखाया। उस पर मोटे तौर पर कटा हुआ और अब बहुत खराब हो चुका बौना रून और गुप्त निशान अभी भी देखे जा सकते थे। वहाँ, मेरी ने कहा, ये वह पत्थर होगा जिसने उस जगह को चिन्हित किया था जहाँ ट्रोल्स का सोना छिपा हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि बिल्बो के हिस्से में कितना बचा है। फ्रोडो ने पत्थर को देखा और कामना की कि बिल्बो घर में कोई ऐसा खजाना न लाए जो अधिक खतरनाक हो और जिसे पाना आसान न हो। बिल्बो ने सब कुछ दे दिया, उसने कहा। बिल्बो ने सब कुछ दे दिया। उसने मुझे बताया कि उसे नहीं लगता कि यह वास्तव में उसका है, क्योंकि यह लुटेरों से आया था। शाम की लंबी छाया में सड़क शांत थी। किसी अन्य यात्री का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। चूंकि अब उनके लिए कोई और रास्ता नहीं बचा था, वे किनारे से नीचे उतरे और मुड़ गए। वे जितनी तेजी से जा सकते थे, चले गए। जल्दी ही पहाड़ियों के एक कंधे ने तेजी से पश्चिम की ओर बढ़ते सूरज की रोशनी को रोक दिया। आगे के पहाड़ों से एक ठंडी हवा बहकर उनका स्वागत करने लगी। वे सड़क से दूर एक जगह की तलाश कर रहे थे, जहां वे रात के लिए डेरा डाल सके, जब उन्होंने एक ऐसी आवाज सुनी जिसने उनके दिलों में अचानक डर भर दिया, उनके पीछे टापों की आवाज। उन्होंने पीछे देखा, लेकिन सड़क के कई मोड़ और उतार चढ़ाव के कारण वे दूर तक नहीं देख पा रहे थे। जितनी जल्दी हो सके वे पगडंडी से हटकर ऊपर की ढलानों पर गहरे हीथर और बिलबेरी के झाड़ियों में चढ़ गए, जब तक कि वे घने हेजल के एक छोटे से टुकड़े के पास नहीं पहुंच गए। जब उन्होंने झाड़ियों के बीच से बाहर झांका, तो उन्हें सड़क दिखाई दी, जो फीकी रोशनी में धुंधली और धूसर थी, उनसे लगभग 30 फीट नीचे। टापों की आवाज नजदीक आ रही थी। वे हल्की क्लिपटी क्लिपली क्लिप के साथ तेजी से जा रहे थे। फिर धीरे धीरे, जैसे कि हवा ने उन्हें दूर उड़ा दिया हो, उन्हें एक मंद बजने की आवाज सुनाई दी, जैसे कि छोटी घंटियां बज रही हों। ये ब्लैक राइडर के घोड़े जैसा नहीं लगता, फ्रोडो ने ध्यान से सुनते हुए कहा। अन्य हॉबिट्स ने उम्मीद से सहमति जताई कि यह नहीं है, लेकिन वे सभी संदेह से भरे हुए थे। वे इतने लंबे समय से पीछा किए जाने के डर में थे कि पीछे से आने वाली कोई भी आवाज अशुभ और अप्रिय लगती थी।
लेकिन स्ट्राइडर अब आगे की ओर झुका हुआ था, जमीन पर झुका हुआ था, अपने कान पर हाथ रखे हुए था और उसके चेहरे पर खुशी की झलक थी। रोशनी फीकी पड़ गई और झाड़ियों पर पत्तियां धीरे धीरे सरसराने लगीं। घंटियां अब और भी स्पष्ट और नजदीक आ गईं और तेज तेज पैरों की आवाज आने लगी। अचानक नीचे एक सफेद घोड़ा दिखाई दिया, जो छाया में चमक रहा था और तेजी से दौड़ रहा था। शाम के अंधेरे में उसका सिर चमक रहा था और चमक रहा था, मानो उसमें जीवित सितारों जैसे रत्न जड़े हों। सवार का लबादा उसके पीछे लहरा रहा था और उसका हुड पीछे की ओर झुका हुआ था, उसकी सुनहरी बाल उसकी गति की हवा में झिलमिला रहे थे। फ्रोडो को ऐसा लगा कि सवार के रूप और वस्त्र के माध्यम से एक सफेद रोशनी चमक रही थी, मानो एक पतले घूंघट के माध्यम से। स्ट्राइडर छिपने की जगह से उछला और रोते हुए हीथर के बीच से कूदता हुआ सड़क की ओर भागा, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ता या पुकारता, सवार ने अपने घोड़े की लगाम खींच ली और रुक गया और उस झाड़ी की ओर देखने लगा जहां वे खड़े थे। जब उसने स्ट्राइडर को देखा तो वह घोड़े से उतरा और उसे पुकारते हुए दौड़ा, ऐना वेदुई डोनादान, माई गोवनन। उसकी बोली और स्पष्ट घंटियां आवाज ने उनके दिलों में कोई संदेह नहीं छोड़ा, सवार एल्वेन लोक का था। विस्तृत दुनिया में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति के पास सुनने के लिए इतनी सुंदर आवाजें नहीं थीं, लेकिन वहां उनकी पुकार में जल्दबाजी या भय का संकेत प्रतीत हो रहा था, और उन्होंने देखा कि अब वह स्ट्राइडर से शीघ्रतापूर्वक और तत्काल बात कर रहे थे। जल्दी स्ट्राइडर ने उन्हें इशारा किया और हॉबिट झाड़ियों से निकलकर सड़क पर आ गए। स्ट्राइडर ने कहा, ये ग्लोरफिंडेल है, जो एलरोंड के घर में रहता है। नमस्ते, और आखिरकार अच्छी मुलाकात हुई। एल्फ लॉर्ड ने फ्रोडो से कहा, मुझे रिवेंडेल से तुम्हें खोजने के लिए भेजा गया था। हमें डर था कि तुम रास्ते में खतरे में हो, तो फिर गैंडाल्फ रिवेंडेल पहुंच गया है। फ्रोडो ने खुशी से कहा, नहीं, जब मैं गया था तब वो नहीं था, लेकिन वो 9 दिन पहले की बात है, ग्लोरफिंडेल ने उत्तर दिया। एलरोंड को ऐसी खबर मिली जिसने उसे परेशान कर दिया। मेरे कुछ रिश्तेदार, जो बारांडुइन से आगे आपकी भूमि में यात्रा कर रहे थे, उन्हें पता चला कि चीजें गड़बड़ थीं, और जितनी जल्दी हो सके उन्होंने संदेश भेजे। उन्होंने कहा कि 9 विदेश में थे, और आप मार्गदर्शन के बिना एक बड़ा बोझ ढोते हुए भटक रहे थे, क्योंकि गैंडाल्फ वापस नहीं आया था। रिवेंडेल में भी कुछ ही लोग हैं जो 9 के खिलाफ खुलेआम सवारी कर सकते हैं, लेकिन जो थे, एलरोंड ने उन्हें उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में भेज दिया। ये सोचा गया था कि आप पीछा करने से बचने के लिए बहुत दूर चले जा सकते हैं और जंगल में खो सकते हैं। मेरे भाग्य में सड़क मार्ग से जाना था, और मैं मिथेथेल के पुल पर आया और वहां एक निशानी छोड़ गया, लगभग 7 दिन पहले। सौरन के 3 सेवक पुल पर थे, लेकिन वे पीछे हट गए और मैंने उनका पश्चिम की ओर पीछा किया। मैं 2 अन्य लोगों के पास भी आया, लेकिन वे दक्षिण की ओर मुड़ गए। तब से मैं तुम्हारा मार्ग खोज रहा हूँ। 2 दिन पहले मुझे यह मार्ग मिला और मैं पुल के पार उसका पीछा करता रहा, और आज मैंने देखा कि तुम पहाड़ियों से कहाँ उतरे थे। लेकिन आओ, आगे की खबर के लिए समय नहीं है। चूंकि तुम यहाँ हो, इसलिए हमें सड़क के खतरे को जोखिम में डालकर जाना चाहिए। हमारे पीछे 5 लोग हैं, और जब उन्हें सड़क पर तुम्हारा मार्ग मिलेगा, तो वे हवा की तरह हमारे पीछे दौड़ेंगे। और वे सभी नहीं हैं। बाकी 4 कहाँ होंगे, मुझे नहीं पता। मुझे डर है कि हम पाएंगे कि फोर्ड पहले से ही हमारे खिलाफ है। जब ग्लोरफिंडेल बोल रहा था, शाम का अंधेरा गहरा गया। फ्रोडो को बहुत थकान महसूस हुई। जब से सूरज ढलने लगा था, तब से उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई थी, और उसे लगा कि उसके और उसके दोस्तों के चेहरों के बीच एक छाया आ रही है। अब उसे दर्द होने लगा और उसे ठंड लगने लगी। वह सैम की बांह को पकड़कर हिलने लगा। सैम ने गुस्से से कहा, मेरे मालिक बीमार और घायल हैं। वह रात होने के बाद घुड़सवारी नहीं कर सकते। उन्हें आराम की जरूरत है। ग्लोरफिंडेल ने फ्रोडो को जमीन पर गिरते ही पकड़ लिया और उसे धीरे से अपने साथ ले गया। अपनी बाहों में उसने गंभीर चिंता के साथ उसके चेहरे को देखा। स्ट्राइडर ने संक्षेप में वेदरटॉप के नीचे उनके शिविर पर हुए हमले और घातक चाकू के बारे में बताया।
उसने मूठ निकाली जिसे उसने अपने पास रखा था और उसे एल्फ को सौंप दिया। ग्लोरफिंडेल ने उसे लेते समय कांपते हुए कहा, लेकिन उसने उसे ध्यान से देखा। इस मूठ पर बुरी बातें लिखी हैं, उसने कहा, हालांकि शायद तुम्हारी आंखें उन्हें देख न पाएं। इसे तब तक अपने पास रखो, आरागोर्न, जब तक हम एल्रोंड के घर नहीं पहुंच जाते। लेकिन सावधान रहो और इसे जितना हो सके उतना कम संभालो। अफसोस, इस हथियार के घाव मेरे ठीक करने के कौशल से परे हैं। मैं जो कर सकता हूँ करूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे और भी आग्रह करता हूँ कि तुम बिना आराम किए आगे बढ़ो। उसने अपनी उंगलियों से फ्रोडो के कंधे पर लगे घाव को देखा और उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया, मानो उसने जो सीखा उससे वह बेचैन हो गया हो। लेकिन फ्रोडो को लगा कि उसकी कमर और बाह में ठंडक कम हो गई है, उसके कंधे से थोड़ी गर्मी उसके हाथ तक पहुंच गई और दर्द कम हो गया। शाम का अंधेरा उसके चारों ओर हल्का होता हुआ प्रतीत हुआ, मानो बादल हट गया हो। उसने अपने दोस्तों के चेहरों को फिर से और अधिक स्पष्ट रूप से देखा और एक नई आशा और शक्ति की एक मात्रा लौट आई। तुम मेरे घोड़े पर सवार होगे, ग्लोरफिंडेल ने कहा। मैं रकाब को काठी की खाल तक छोटा कर दूंगा और तुम्हें जितना हो सके उतना कसकर बैठना होगा। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरा घोड़ा किसी भी सवार को गिरने नहीं देगा जिसे मैं उसे उठाने का आदेश देता हूँ। उसकी चाल हल्की और सहज है, और अगर खतरा बहुत करीब आ जाता है तो वह तुम्हें इतनी तेजी से ले जाएगा कि दुश्मन के काले घोड़े भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, वो नहीं जाएगा, फ्रोडो ने कहा। अगर मुझे रिवेंडेल या कहीं और ले जाया जाए तो मैं उस पर सवार नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को खतरे में छोड़कर चला जाऊंगा। ग्लोरफिंडेल मुस्कुराया। मुझे बहुत संदेह है, उसने कहा, अगर तुम उनके साथ नहीं होते तो तुम्हारे दोस्त खतरे में पड़ जाते। मेरा मानना है कि पीछा करने वाले तुम्हारा पीछा करेंगे और हमें शांति से छोड़ देंगे। ये तुम हो, फ्रोडो, और जो तुम उठाते हो वही हम सभी को खतरे में डालता है। इस पर फ्रोडो के पास कोई जवाब नहीं था और उसे ग्लोरफिंडेल के सफेद घोड़े पर चढ़ने के लिए राजी किया गया। टट्टू पर बाकी घोड़ों के बोझ का एक बड़ा हिस्सा लदा हुआ था, इसलिए अब वे हल्के होकर चल रहे थे और कुछ समय के लिए अच्छी गति से चल रहे थे। लेकिन हॉबिट्स को एल्फ के तेज, अथक पैरों के साथ चलना मुश्किल लगने लगा। वो उन्हें अंधेरे के मुहाने पर ले गया और फिर भी गहरे बादलों वाली रात में आगे बढ़ता रहा। वहां न तो कोई तारा था और न ही चांद। भोर के धूसर होने तक उसने उन्हें रुकने नहीं दिया। पिप्पिन, मेरी और सैम वहां थे। वे लगभग अपनी लड़खड़ाती टांगों पर सो रहे थे और स्ट्राइडा भी अपने कंधों की शिथिलता से थका हुआ लग रहा था। फ्रोडो एक अंधेरे सपने में घोड़े पर बैठा था। वे सड़क के किनारे से कुछ गज की दूरी पर हीथर में लेट गए और तुरंत सो गए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी आंखें बंद ही की थीं कि ग्लोरफिंडेल, जिसने उन्हें सोते हुए देखने के लिए खुद को रखा था, ने उन्हें फिर से जगा दिया। सूरज अब सुबह में बहुत ऊपर चढ़ चुका था और रात के बादल और धुंध गायब हो गए थे। इसे पियो, ग्लोरफिंडेल ने उनसे कहा और बारी बारी से अपने चमड़े के चांदी जड़ित कुप्पी से हर एक के लिए थोड़ी शराब डाली। ये झरने के पानी की तरह साफ था और इसका कोई स्वाद नहीं था, और यह मुंह में न तो ठंडा था और न ही गर्म, लेकिन इसे पीते ही उनके सभी अंगों में ताकत और स्फूर्ति का संचार होने लगा। उस घूंट के बाद बासी रोटी और सूखे फल जो अब उनके पास बचे थे, खाने से उनकी भूख शायर के कई अच्छे नाश्ते से भी बेहतर तरीके से मिट गई। जब वे फिर से सड़क पर निकले तो उन्हें आराम किए 5 घंटे से भी कम समय हुआ था। ग्लोरफिंडेल ने फिर भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और दिन भर की यात्रा के दौरान केवल 2 बार संक्षिप्त ठहराव की अनुमति दी। इस तरह उन्होंने रात होने से पहले लगभग 20 मील की दूरी तय की और एक ऐसे बिंदु पर पहुंचे जहां सड़क दाहिनी ओर मुड़ गई और घाटी के निचले हिस्से की ओर चली गई, अब सीधे ब्रुइनन की ओर बढ़ रही थी। अब तक हॉबिट्स को पीछा करने का कोई संकेत या आवाज नहीं दिखी थी, लेकिन अक्सर ग्लोरफिंडेल रुक जाता और एक पल के लिए सुनता, अगर वे पीछे रह जाते, और उसके चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई देती। 1 या 2 बार उसने स्ट्राइडर से एल्फ टंग में बात की, लेकिन उनके गाइड चाहे कितने भी चिंतित क्यों न हों, ये स्पष्ट था कि हॉबिट उस रात आगे नहीं जा सकते थे।
वे थकान से चक्कर खाकर लड़खड़ा रहे थे और अपने पैरों और टांगों के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचने में असमर्थ थे। फ्रोडो का दर्द दोगुना हो गया था और दिन के समय उसके आसपास की चीजें भूतिया धूसर छाया में फीकी पड़ जाती थीं। उसने लगभग रात के आने का स्वागत किया, क्योंकि तब दुनिया कम फीकी और खाली लगती थी। अगली सुबह जब वे फिर से निकले तो हॉबिट अभी भी थके हुए थे। उनके और फोर्ड के बीच अभी कई मील की दूरी तय करनी थी और वे अपनी पूरी क्षमता से लंगड़ाते हुए आगे बढ़े। हमारा खतरा नदी तक पहुंचने से ठीक पहले सबसे बड़ा होगा, ग्लोरफिंडेल ने कहा, क्योंकि मेरा दिल मुझे चेतावनी दे रहा है कि अब हमारा पीछा तेजी से हो रहा है और अन्य खतरे फोर्ड के पास इंतजार कर रहे हो सकते हैं। सड़क अभी भी लगातार नीचे की ओर जा रही थी और अब वहां एक रास्ता था। दोनों ओर बहुत सारी घास है, जिसमें होबिट जब भी संभव होता अपने थके हुए पैरों को आराम देने के लिए टहलते थे। देर दोपहर में वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सड़क अचानक ऊंचे देवदार के पेड़ों की अंधेरी छाया के नीचे चली गई और फिर लाल पत्थर की खड़ी नम दीवारों के साथ एक गहरी खाई में गिर गई। जब वे तेजी से आगे बढ़े तो गूंज साथ साथ चली और ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे कई कदमों की आवाज आ रही है। अचानक, जैसे प्रकाश के एक द्वार से होकर, सड़क सुरंग के अंत से फिर खुले में निकल गई। वहां एक तीखी ढलान के नीचे उन्होंने अपने सामने एक लंबा सपाट मील देखा और उसके आगे रिवेंडेल का फोर्ड। आगे की ओर एक खड़ी भूरी ढलान थी, जिसके बीच एक घुमावदार रास्ता था और उसके पीछे ऊंचे पहाड़ कंधे से कंधा मिलाकर और चोटी से चोटी तक चढ़ते हुए लुप्त होते आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे की कटाई में अभी भी पैरों की गूंज थी, एक तेज आवाज जैसे हवा चल रही हो और चीड़ की शाखाओं के बीच से बह रही हो। एक पल ग्लोरफिंडेल ने मुड़कर सुना, फिर वह जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। उड़ो, उसने पुकारा, उड़ो, दुश्मन हम पर आ गया है। सफेद घोड़ा आगे बढ़ गया। हॉबिट ढलान से नीचे भागे। ग्लोरफिंडेल और स्ट्राइडा पीछे पीछे चल रहे थे। वे अभी मैदान के आधे रास्ते पर ही थे, तभी अचानक घोड़ों के सरपट दौड़ने की आवाज आई। पेड़ों के बीच से गेट के बाहर एक ब्लैक राइडर सवार होकर आया। उसने अपने घोड़े की लगाम खींची और अपनी काठी में झूलते हुए रुक गया। एक और उसके पीछे आया, फिर एक और, फिर दो और। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ग्लोरफिंडेल ने फ्रोडो से कहा। उसने तुरंत आज्ञा नहीं मानी, क्योंकि एक अजीब सी अनिच्छा ने उसे जकड़ लिया था। घोड़े को चलने से रोकते हुए उसने मुड़कर पीछे देखा। घुड़सवार अपने बड़े घोड़ों पर ऐसे बैठे हुए थे जैसे किसी पहाड़ी पर खड़ी मूर्तियां हों, अंधेरी और ठोस, जबकि उनके आसपास के सभी जंगल और जमीन धुंध में डूबी हुई थीं। अचानक उसे अपने दिल में एहसास हुआ कि वे चुपचाप उसे इंतजार करने का आदेश दे रहे थे। फिर एकाएक उसके अंदर डर और नफरत जाग उठी। उसने लगाम छोड़ी और अपनी तलवार की मूठ पकड़ ली और एक लाल चमक के साथ उसने उसे खींच लिया। सवारी करो, सवारी करो, ग्लोरफिंडेल चिल्लाया और फिर जोर से और स्पष्ट रूप से उसने योगिनी भाषा में घोड़े को बुलाया, नोरो लिम, अस्फालोथ। तुरंत ही सफेद घोड़ा उछलकर सड़क के आखिरी चक्कर में हवा की तरह तेजी से भागा। उसी क्षण काले घोड़े पीछा करते हुए पहाड़ी से नीचे कूद पड़े और घुड़सवारों की ओर से एक भयानक चीख आई, ऐसी चीख जिसे फ्रोडो ने दूर पूर्व दिशा में जंगल में भय से भरते हुए सुना था। इसका उत्तर मिला और फ्रोडो और उसके दोस्त पेड़ों से बाहर निकलकर भाग गए। बाईं ओर चट्टानों से दूर 4 अन्य सवार उड़ते हुए आए। 2 फ्रोडो की ओर बढ़े, 2 उसके भागने के रास्ते को रोकने के लिए फोर्ड की ओर पागलों की तरह सरपट दौड़े। उसे लगा कि वे हवा की तरह दौड़ रहे हैं और तेजी से बड़े और काले होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके रास्ते उसके रास्ते से मिलते जा रहे हैं। फ्रोडो ने एक पल के लिए अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखा। वह अब अपने दोस्तों को नहीं देख पा रहा था। पीछे के घुड़सवार पीछे हट रहे थे, यहाँ तक कि उनके बड़े घोड़े भी ग्लोरफिंडेल के सफेद एल्फ घोड़े के आगे रफ्तार में नहीं थे। उसने फिर से आगे देखा और उम्मीद फीकी पड़ गई। घात लगाए बैठे दूसरे लोगों द्वारा काटे जाने से पहले फोर्ड तक पहुंचने का कोई मौका नहीं दिख रहा था। वह अब उन्हें साफ साफ देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने हुड और काले लबादे उतार दिए थे और वे सफेद और भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे।
उनके पीले हाथों में नंगी तलवारें थीं, उनके सिर पर हेलमेट थे। उनकी ठंडी आंखें चमक रही थीं और वे उसे भयंकर आवाज़ों से पुकार रहे थे। अब फ्रोडो के मन में भय भर गया था। अब उसे अपनी तलवार की याद नहीं रही। उसकी कोई चीख नहीं निकली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और घोड़े की अयाल से चिपक गया। हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी और हॉर्नेस पर लगी घंटियां तेज और कर्कश आवाज में बज रही थीं। जानलेवा ठंड की एक सांस ने उसे भाले की तरह छेद दिया, जैसे कि आखिरी बार सफेद आग की चमक की तरह। एल्फ घोड़ा पंखों पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ते हुए सबसे आगे वाले सवार के सामने से गुजरा। फ्रोडो ने पानी की छपाक सुनी। उसके पैरों के चारों ओर झाग बन गया। उसने महसूस किया कि घोड़े ने नदी को छोड़ दिया और पथरीले रास्ते पर संघर्ष करते हुए तेजी से उछाल लिया। वो खड़ी ढलान पर चढ़ रहा था। वो फोर्ड के पार था, लेकिन पीछा करने वाले पीछे ही थे। किनारे के ऊपर पहुंचकर घोड़ा रुक गया और जोर से हिनहिनाने लगा। नीचे पानी के किनारे 9 सवार थे और फ्रोडो की आत्मा उनके ऊपर उठे हुए चेहरों की धमकी से डर गई। उसे कुछ भी नहीं पता था जो उन्हें आसानी से पार करने से रोक सके, और उसे लगा कि अगर सवार एक बार पार कर गए तो फोर्ड से रिवेंडेल के किनारे तक लंबे अनिश्चित रास्ते से भागने की कोशिश करना बेकार था। किसी भी मामले में उसे लगा कि उसे तुरंत रुकने का आदेश दिया गया था। उसके अंदर फिर से नफरत जाग उठी, लेकिन अब उसके पास मना करने की ताकत नहीं थी। अचानक सबसे आगे वाले घुड़सवार ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। घोड़े ने पानी के पास रुककर अपनी पीठ पीछे कर ली। बहुत कोशिश करने के बाद फ्रोडो सीधा खड़ा हुआ और अपनी तलवार लहराए। वापस जाओ, वह चिल्लाया। मॉर्डर की भूमि पर वापस जाओ और अब मेरा पीछा मत करो। उसकी आवाज़ उसके अपने कानों में पतली और तीखी लग रही थी। सवार रुक गए, लेकिन फ्रोडो में बॉम्बेडल की शक्ति नहीं थी। उसके दुश्मन उस पर कठोर और ठंडी हंसी के साथ हंसे। वापस आओ, वापस आओ, उन्होंने पुकारा। मोडोर, हम तुम्हें ले जाएंगे। वापस जाओ, वह फुसफुसाया। अंगूठी, अंगूठी, वे घातक आवाज में चिल्लाए और तुरंत उनके नेता ने अपने घोड़े को पानी में आगे बढ़ाया। उनके पीछे 2 अन्य लोग भी थे, एल्बेरेथ और लोथियन द फेयर की कसम, फ्रोडो ने आखिरी कोशिश करते हुए अपनी तलवार उठाते हुए कहा, न तो तुम्हें अंगूठी मिलेगी और न ही मैं। तभी नेता, जो अब फोर्ड के आधे पार था, अपने रकाब में खतरनाक ढंग से खड़ा हुआ और अपना हाथ ऊपर उठाया। फ्रोडो गूंगा हो गया था। उसने महसूस किया कि उसकी जीभ उसके मुंह से चिपक गई है और उसका दिल धड़क रहा है। उसकी तलवार टूट गई और उसके कांपते हाथ से गिर गई। एल्फ घोड़ा पीछे हट गया और सूंघने लगा। काले घोड़ों में सबसे आगे का घोड़ा लगभग किनारे पर पैर रख चुका था। उस समय एक गर्जना और तेज आवाज आई। पानी के तेज बहाव से कई पत्थर लुढ़कने लगे। फ्रोडो ने धुंधली सी नज़र से देखा कि उसके नीचे नदी का पानी ऊपर उठ रहा था और उसके नीचे लहरों की एक घुड़सवार सेना आ रही थी। फ्रोडो को ऐसा लगा कि सफ़ेद लपटें उनके शिखरों पर टिमटिमा रही हैं और उसे लगा कि उसने पानी के बीच सफ़ेद घोड़ों पर सवार सफ़ेद सवारों को झागदार अयाल के साथ देखा है। 3 सवार जो अभी भी घाट के बीच में थे, वे अभिभूत हो गए। वे अचानक गायब हो गए, गुस्से से भरे झाग के नीचे दब गए। जो पीछे थे वे निराशा में पीछे हट गए। अपनी अंतिम कमजोर होती इंद्रियों के साथ फ्रोडो ने चीखें सुनी और उसे ऐसा लगा कि उसने किनारे पर झिझकते घुड़सवारों के पीछे सफ़ेद प्रकाश की एक चमकती हुई आकृति देखी है, और उसके पीछे छोटी छोटी छायादार आकृतियां लपटे लहराते हुए भाग रही थीं, जो दुनिया पर छा रही धूसर धुंध में लाल हो रही थीं। काले घोड़े पागलपन से भरे हुए थे और डर के मारे आगे की ओर उछलते हुए वे अपने सवारों को तेज बहती बाढ़ में ले गए। उनकी तीखी चीखें नदी की गर्जना में डूब गईं, जो उन्हें बहा ले गई। फिर फ्रोडो को लगा कि वह गिर रहा है और गर्जना और भ्रम की स्थिति बढ़ती जा रही है और वह अपने दुश्मनों के साथ उसे भी अपने में समाहित कर रही है। उसने और कुछ नहीं सुना और नहीं देखा।